अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। आज जुमातुल मुबारक है। आप सब दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान से रिसेंटली एक कार्गो शिप गई है कराची से चिटागोंग बांग्लादेश में। उसमें मुख्तलिफ सामान था। उसमें आप कह लीजिएगा कि ऑनियन था। उसमें मुख्तलिफ पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स भी थी जो यहाँ से गई बांग्लादेश में। यानी वो ट्रेड का जो बंद दरवाज़ा था वो खुल गया। उसके बाद देखें कि जैसे ही पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों करीब आ रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो भारत है उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। उन्हें परेशानी है कि भाई ये दोनों ममालिक जो बिछड़े हुए थे, हमने शैतानी की साजिश की जिसकी वजह से ये दोनों ममालिक अलग हो गए। आज ये इकट्ठे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? अब वो इल्ज़ाम लगाना शुरू कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि भाई ये कार्गो शिप के अंदर, उस जहाज़ के अंदर कोई सामान ऐसा वैसा नहीं आया, यानी उसके अंदर ऑनियन या टमाटर नहीं आए। उसके अंदर एटम बम आ गया है, उसके अंदर वेपन्स आ गए हैं, उसके अंदर राइफलें आ गई हैं, उसके अंदर एमुनेशंस आ गए हैं, गोला बारूद आ गया है। और ये अब हमें यानी भारत को टुकड़े टुकड़े कर देंगे, यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को। इसके ऊपर दो पाकिस्तान के यंग जर्नलिस्ट हैं, बड़ा नाम है और व्लॉगर भी हैं। मेरी राइट साइड पर इरफान समोर साहब बैठे हुए हैं, इनसे भी पूछेंगे। और मेरी लेफ्ट साइड पर अखलाक अहमद सालिक साहब, ये भी बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है। तो इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, इनसे ये सवालात पूछेंगे। तो आइए इनकी तरफ बढ़ते हैं। और इनकी तरफ बढ़ने से कबल अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो इरफान साहब की तरफ बढ़ेंगे सबसे पहले। तो इरफान साहब बताइएगा, क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान और बांग्लादेश बहुत करीब आ रहे हैं और दूसरी तरफ जो हिंदुस्तान है वो इस वक्त सीख पा है, चीखें मार रहा है कि ये करीब क्यों आ रहे हैं और इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये एमुनेशंस इंपोर्ट कर रहे हैं जहाज़ से। उस जहाज़ में कोई और सामान नहीं आया बल्कि ख़तरनाक हथियार आए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? एहसान साहब, दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का अब जो है ना रिलेशंस काफी बेहतर हो रहे हैं जी। क्योंकि अब जो रिजीम चेंज हुआ है बांग्लादेश में। इससे पहले आपको याद होगा जब पाकिस्तान में इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, वो जब प्राइम मिनिस्टर बने थे जी। उस वक्त बांग्लादेश में हसीना वाजिद साहिबा की गवर्नमेंट थी। ठीक। इमरान खान साहब ने उनको इनविटेशन भी भेजा था, आपको अगर याद होगा, तो पाकिस्तान दौरे का भी। हमने ये खबरें भी सुनी कि हसीना वाजिद साहिबा पाकिस्तान का दौरा करेंगी, ये बड़ी खबरें आई। उस वक्त भारतीय मीडिया, जिसको ये गोदी मीडिया कहते हैं, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं, इंडिया खुद उसको नहीं मानता, उसकी क्रेडिबिलिटी को इंडिया नहीं मानता, कोई दूसरी दुनिया क्या मानेगी? लेकिन मोदी मानता है। हाँ, वो कोई सीरियस ही नहीं लेता ना मोदी के अलावा। मोदी तो जाहिर सी बात है माल फेंकता है ना। जी जी। अच्छा, तब इसी मीडिया ने इसी तरह से प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया था। हसीना वाजिद साहिबा जो थी वो इंडियन बैक्ड थी, इंडिया की समझ लीजिए कि पपेट थी। ठीक, इंडिया की पपेट थी। वो इंडिया की मर्जी के बगैर, इंडिया की इजाजत के बगैर पाकिस्तान नहीं आ सकती थी। लिहाजा बांग्लादेश की अवाम ये एक्सपेक्ट कर रही थी ये पाकिस्तान जाएंगी, फिर पाकिस्तान का जो चीफ प्राइम मिनिस्टर है वो बांग्लादेश आएगा, तो ये रिलेशंस बेहतर होंगे। लेकिन वो चीज तब नहीं हो पाई, सिर्फ और सिर्फ हसीना वाजिद साहिबा की वजह से, क्योंकि वो जाहिर सी बात है वो भारत को नाराज नहीं कर सकती थी, जो उनका माई बाप था, तो वो नहीं आई। और फिर आपने देखा भी सही, जब हसीना वाजिद को निकाला गया इक़्तिदार से, तो वो उसने पनाह कहाँ ली? इंडिया में जाके। इंडिया में गई। ठीक है, वो कहते हैं ना कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। यस, तो वहां पे पहुंच गई, सियासी असालम उधर लिया उन्होंने। अब जब ये बांग्लादेश में फिर ये रिजीम चेंज हुआ है और डॉक्टर यूनुस ने जब ये इंतजामात संभाले हैं, पाकिस्तान की इंतजामिया ने उनको मुबारकबाद भी दी है और बड़ा नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया है और उनकी काबिलियत को भी सराहा है। जिस तरह से माइक्रो फाइनेंसिंग के जरिए बांग्लादेश को गुर्बत से निकालने में डॉक्टर यूनुस के इस मॉडल का बहुत बड़ा रोल है, ये समझा जाता है। और नोबेल प्राइज विनर भी हैं। बिल्कुल, पूरी दुनिया उनकी काबिलियत को और उनके इकदामात को, जो इनिशिएटिव्स हैं उनको सराहती भी है, मानती भी है। वर्ल्ड लीडर है यार, वर्ल्ड लीडर है। और
वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहता है, अच्छे बनाना चाहता है, और ये उसका आगाज है। ठीक। ये कह लीजिए कि बारिश की पहली बूंद है। ठीक। अब इंडिया को ये खतरा है कि पाकिस्तान और ये बांग्लादेश अगर मिल गए तो ये हमारा वो हाल करेंगे जो 1965 में किया था। हाँ। अब क्या है, अब ये क्यों कह रहे हैं कि जी एमुनेशन जा रहा है, ये बारूद जा रहा है, गोला बारूद जा रहा है, असला जा रहा है। इनको ये है पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान ये टेक्नोलॉजी या फिर अपना ये जो है वेपन्स वगैरह ये यहाँ से वहां शिफ्ट करेगा। अगर इन दो ममालिक के ताल्लुकात अच्छे बन गए तो फिर ये दोनों तरफ से घेर के हमें मारेंगे। ये असल डर है, ये डर है जी, ताकि इनकी ताकत बढ़ जाएगी। हाँ हाँ डेफिनेटली बढ़ जाएगी। तो अब चलते हैं जी अखलाक साहब की तरफ। जी अखलाक साहब, यही सवाल है जो मैंने इरफान साहब से किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? अपना राना साहब, पहले हमने एक सिनारियो को समझना होगा कि दुनिया के अंदर जितने भी इख्तलाफात होते हैं, जंगें होती हैं, वो होती सरमायादारी की बुनियाद उनकी ऊपर बनते हैं, सोर्सेज की बुनियाद होती है उनकी। असल मसला सोर्सेज का होता है कि सोर्सेज के ऊपर काबिज होना होता है। ठीक। आपको मैं एक इसका हवाला दूंगा कि जिसकी आप बात कर रहे हैं। पहले सबसे मैं इसका आपको समझाऊं कि इसका जो जोग्राफियाई इसकी अहमियत क्या है बांग्लादेश की। जब यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई, यहाँ पे कंपनी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई, तो आपको उस वक्त पता है कि हम इस बात को, हमारे यहाँ जो लोग बड़े दलेर होते हैं उनके खिलाफ, जो बड़ी समाजदार या जो साम्राज्य होता है ना, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है। जैसे बंगालियों के खिलाफ किया गया। बंगाल जो है वो बहुत जोग्राफियाई हवाले से और दिफा के हवाले से बड़ी अहमियत के हामिल है। उसमें आते ही सबसे पहले यहाँ पे जो बंगाल था उसको उसने तकसीम किया मशरकी बंगाल और मगरबी बंगाल में, ताकि इसकी ताकत, क्योंकि ये लोग इसको टिकने नहीं देते थे। किस हवाले से? ना तो अंग्रेज को भी, ये कारोबार के हवाले से भी, और ये स्टेट जो थी इनकी बड़ी, और यहाँ के लोगों के अंदर शौर का लेवल वो इतना बड़ा था कि वो हमेशा खड़े हो जाते थे। एक बात। अब अगली बात पे चलते हैं कि मैंने कहा कि आगाज में कि जो जंग होती है वो सोर्सेज की खातिर होती है, वेपन्स उठाने क्यों पड़ते हैं? सोर्सेज में काबिज होने के लिए। ठीक ठीक। मैं और कब वहाँ पे ना कोई मजहब काम करता है जब आपके मफादात के सोर्सेज की बात आती है। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। 2016 के अंदर जब मैं विजिट के लिए दुबई गया तो मैंने जब वहाँ पे विजिट किया तो उस वक्त मैंने ये महसूस किया कि वो लोग हमसे नफरत करने लग गए थे। अच्छा, मैं पता चला क्यों, उसकी वजह पता क्या थी? जब आपके मफादात को ठेस पहुंची तो लोग कोई समझता कि आपका ताल्लुक क्या है, आपका रिश्ता क्या है। जी जी। क्या हुआ कि गवादर पोर्ट जो उस वक्त इसको ऑपरेट करने का जो पाकिस्तान ने ये ऐलान किया और ऑपरेट हो चुकी थी ग्वादर पर, तो उन्होंने क्या किया, इस पे उन्होंने कहा जाओ भागो। उसकी वजह क्या थी कि जब आपके ग्वादर पोर्ट जब मुतहर्रिक होती है, जब ये रन होती है, तो उनके जो अपना उनकी जो बंदरगाहें हैं उनके ऊपर उसके साथ मुरतब होते हैं, बिल्कुल उनका रेवेन्यू कम पड़ जाता है। तो अब क्या हुआ है कि ये बड़ी अच्छा शगुन है और बंगाली बड़े समझदार लोग हैं। बड़ी मुश्किल से जिस तरह उन्होंने मुल्क से निकाला है, 71 में उन्होंने आज़ादी लेके, आप देखिए आज किस जगह पे खड़ा है। तो चट्टागांग के अंदर जो पाकिस्तान का पहला वहाँ पे जाना जहाज का, ये प्रोपेगेंडा इंडिया का होता रहेगा और भी हो सकता है कि मुखालिफिन जो है वो इसके अंदर शामिल हों, लेकिन यहाँ पे रीजन पावर बनती इसी तरह है कि आप रीजन के अंदर अपनी बरामदात को, अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। तो क्या हुआ है कि ये बड़ा अच्छा हुआ है। और बंगालियों का ये देखें क्या हुआ है, हसीना जो थी उसकी सबसे बड़ी नाकामी की वजह पता क्या थी? वो इतनी ज्यादा इंडियन नवाज हो गई थी कि वो अपने हमसायों को भूल गई थी, रीजन को भूल गई थी। ठीक है, जिसके बायस उसको आज ये मुंह देखना पड़ा। क्योंकि बंगाली जो कितने भी हैं, हम एक मजहब से ताल्लुक है, ये भी आपका एक फितरी जो है आपका एक रिश्ता है। ठीक है, इससे तो ये होता है कि बंगालियों ने बहुत अच्छा, और डॉक्टर यूनुस जैसे समझदार लोग जो हैं वो आए हैं जिनको इस बात की अहमियत का पता है कि हाउ कैन यू डिफेंड योर फेथ विदाउट इकोनॉमिकल पावर। यस, आप अपने मजहब को दिफा नहीं कर सकते अपनी इकोनॉमिकल पावर के बगैर। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बात की, ये आपके बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी ये बात कही है। ठीक है, तो मैं बात ये कहता हूँ कि दुनिया के अंदर इसी में आपको एग्जाम्पल दूंगा मैं, क्योंकि हम जिसके लिए बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम दोनों मुसलमान हैं, तो इस्लाम जो हम पहले बात कर रहे थे कि ये रसूमात का नाम नहीं है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की तो सबसे पहले जो सहाबा किराम कायनात के अंदर दुनिया के सबसे अजीम पैगंबरों के बाद जो इंसान है वो सहाबा किराम है। उनके जब आप गए तो मुआखात का अमल जो था वो सबसे पहले उनका मुआशी मसला हल किया। बिल्कुल, जब आपका मुआशी मसला हल नहीं होता तो आपका ना मजहब होता है, ना आप अपने मिशन पे फोकस कर पाते। बिल्कुल ऐसे। तो इस तरह ये बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा शगुन है। और बंगाली आप देखेंगे आवाम जो है वो इसको चाहती है। बिल्कुल,
ठीक है। और सबसे बड़ी बात है उस कौम के शौर का लेवल देखिए हमसे बहुत बड़ा है। उन्होंने जिस तरह से वहां पे मिलिट्री जो पावर है, ताकत है, उसको उन्होंने कैसे खत्म किया है। हाँ, जानने दिए हैं भाई। उन्होंने नहीं देखा कि ये हमारी बानी की बेटी है, उन्होंने बात की है नेशनलिज्म के ऊपर कि कौम के ऊपर क्या बीत रहा है, कौम के ऊपर क्या बीत रहा है। ठीक है। और उनका बेसिक मिलिट्री पावर के ऊपर ही उनके जो मोमेंट है उसका आगाज हुआ है। हाँ, ठीक है। नौजवानों को जो 30% दे रहे थे, ये इस नाम पे वो जो कौमें होती है वो कभी नहीं कहती वो भी हमारी तरह कौम के एक सिटीजन है, ठीक है। हमारा ये मसला है। लेकिन बंगाल जो है ये बड़ा अच्छा है और बंगालियों को तारीफ करना होगी कि डॉक्टर यूनुस की और उसकी कौम की भी उनका रिएक्शन गलत नहीं आया, बल्कि उन्होंने इसको वेलकम कहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस रीजन के लिए इस 2-4 ये जो आपकी यहाँ पे आपकी रीजन पावर बनेगी, आपकी रीजन की इंपोर्ट एक्सपोर्ट बनेगी और जिससे ये खित्ता तरक्की करेगा। और आप देखेंगे इसको पाकिस्तान को, इंडिया को भी इससे, आप देखिए वीडियो क्या कहते हैं ना, इंडिया बेसिकली वहाँ की मंडी को उनको दिखता है कि उनकी मंडी की जो है वहाँ से खिसती हुई, यानी वहां से निकलती हुई दिखाई देती है। जाहिर बात है पाकिस्तान से वो कॉटन लेंगे। हाँ। 4 से 5 बिलियन US डॉलर का पहले कॉटन कहाँ से लेते थे? इंडिया से लेते थे। सर अब तो सारा डाइवर्ट शिफ्ट हो जाएगा पाकिस्तान में। एक हम उसकी बात करते हैं, उसके अलावा आपको पता नहीं, अब बहुत सा खित्ता डॉक्टर यूनुस के दौर के अंदर जब बहुत सा खित्ता उसका जरिए उसको उन्होंने काबिल काश्त बना लिया है। एग्रीकल्चर लैंड बन गए। आलू बड़ा कमाल का वहां पैदा होता है, आपको पता है इस बात का। वो आप और बड़ी चीजें जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर काम कर सकते हैं, गारमेंट्स की बात कर सकते हैं आप। उसके अलावा अगर देखें दिफाई लिहाज से हर शख्स को हक क्या, ये हर शख्स को हक क्या है, एक मुल्क को तो बहुत बड़ा हक हासिल है वो अपने दिफा को मजबूत करे। जी अपना खलाक साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाजरीन बताइएगा आप भी, इरफान समूर साहब, अखलाक अहमद सालिक साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ दे रहे थे। तो आपने भी इनके बारे में राय ज़रूर देनी है, फीडबैक ज़रूर देना है, एग्री करना है, डिसएग्री करना है, जो भी करना है भाई कमेंट सेक्शन में करना है। कमेंट सेक्शन में जाइएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।